अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। आज कैमरा पर मेरे साथ श्वेता हैं। श्वेता, थोड़ा सा ये दिखाइएगा कि ये जो रोड है इसका नाम है शांति पथ और ये पद चिन्ह भी बने हुए हैं और नीचे साफ शब्दों में आपको नजर आ रहा होगा शांति पथ। और ये स्मार्ट सिटी का पत्थर है। ये अलग बात है कि स्मार्ट सिटी ने बहुत सारे पत्थर जो हैं वो आदमी के दिलों पर रख दिए हैं, लेकिन एक और मुद्दा है जिसकी वजह से पत्थर नहीं, एक बहुत बड़ी चट्टान जो है वो हिमाचल के सीने पर रख दी गई है। और वो जो पत्थर है, जो चट्टान है, वो कर्ज की चट्टान है। और यही वजह है कि शांति पथ पर आज हम उस मुद्दे का जिक्र करेंगे जो क्रांति पथ बन चुका है एटलीस्ट हिमाचल के लिए। दरअसल सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जब सत्ता संभाली थी तो ये जो कर्ज का मसौदा है, इसने एक तरह से कहें कि सरकार के सपनों का सौदा भी करके रख दिया और आम हिमाचली के सपनों का सौदा भी होता हुआ अब नजर आने शुरू हो चुका है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह से विपक्ष हल्ला करता है, बकाया लोग कहते हैं कि कर्ज 1 लाख करोड़ से ऊपर हो गया, तो बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जो जब हजारों करोड़ में था तो ऐसे कौन से कर्जदारी में सरदारी निभाने वाले लोग थे जो कर्जदार के मसले में सरदार साबित हुए। और अगर इसी सरदारी के मुद्दे की बात करें, जो तथ्य है वो आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं और ये उम्मीद रहेगी कि आप इन तथ्यों को समझेंगे, क्योंकि हिमाचल हमारा है। ये 68 लोगों का नहीं हो सकता, 68 माननीय जो होते हैं उनका नहीं हो सकता। ये लगभग जो 78-80 लाख की आबादी है, ये उसका हिमाचल है। तो सीधे चलते हैं मुद्दे की बात पर। मोटे तौर पर देखा जाए तो ना तो स्टेट गवर्नमेंट बिना लोन के चल सकती है, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट। और जब ये परपंच जो लोन का है ये शुरू होता है तो बहुत सारे ऐसे सरपंच निकलकर सामने आ जाते हैं जो सियासत के सरपंच होते हैं। और इन्हीं सरपंचों की जो खड़पंची होती है ना, उसकी वजह से हम लोग पीछे जाते हैं, आगे जाती है तो सिर्फ सियासत। अब अगर कायदे से देखा जाए तो सारी कहानी लोन मैनेजमेंट की है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अगर लोन मैनेजमेंट सही रहती है तो हालात जो है वो बदतर नहीं हो सकते थे और आज की डेट में हालात बद हो चुके हैं। जरा ये टेबल देखिए, इसमें डॉक्टर वाई.एस. परमार के वक्त से लेकर सुखविंदर सिंह सुक्खू तक का जो वक्त रहा है उसमें आपको तमाम आंकड़े जो हैं वो इस टेबल में आपको नजर आ रहे होंगे। डॉक्टर वाई.एस. परमार जो कि हिमाचल के प्रथम मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 25 जनवरी 1971 से लेकर 28 जनवरी 1977 तक जो सत्ता थी वो संभाली थी। और उस दौर में हिमाचल का जो लोन था वो 200 करोड़ रुपए आया था और लोन जो जब उन्होंने सरकार छोड़ी थी तो 300 करोड़ रुपया हो चुका था। यानी 200 करोड़ के आगे जाके 100 करोड़ रुपए की वृद्धि जो थी वो दर्ज हुई। यानी सीधा 50% जो है वो लोन की वृद्धि डॉक्टर वाई.एस. परमार के दौर में हो चुकी थी। इसके बाद ठाकुर रामलाल आए और उनके पास जब लोन आया था तो वो था 300 करोड़ और जब वो उन्होंने छोड़ी तो ये जो चंद महीने की सरकार थी तो सिर्फ 5 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई, यानी 1.7% का जो लोन था वो बढ़ा। उसके बाद अढ़िये का शिकार होने वाले शांता कुमार की सरकार बनी थी। 22 जनवरी 1977 को शांता कुमार जी के पास 305 करोड़ रुपए की उधारी आई थी और ये बढ़कर 500 करोड़ हो गई, यानी उन्होंने 195 करोड़ रुपए जो था वो लोन लिया। और इसकी परसेंटेज देखें तो 63.9% जो है वो बनती है। इसके बाद एक बार फिर ठाकुर रामलाल आते हैं सत्ता में और उनके दौर में भी एक बार फिर 300 करोड़ रुपए की जो वृद्धि है वो दर्ज हुई और ये सीधा आंकड़ा पहुंच गया 60% पर। इसके बाद 6 दफा के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह सत्ता में आए। 8 अप्रैल 1983 को उन्होंने सत्ता को हासिल किया और उनके पास जो लोन आया था वो 800 करोड़ था। लेकिन जब उन्होंने सत्ता छोड़ी तो इसमें जो वृद्धि थी वो सीधे 150% की हो चुकी थी। इसके बाद एक बार फिर शांता कुमार सत्ता में आए तो जो लोन था जब उन्होंने सरकार संभाली आने पर वो 2000 करोड़ के करीब था
और जब उन्होंने छोड़ी तो 3500 करोड़ रुपए का लोन हिमाचल पर खड़ा हो चुका था, यानी 1500 करोड़ रुपए का लोन जो था वो शांता कुमार के खाते में भी निकला, यानी 75% की बढ़ोतरी यहां पर भी हुई। इसके बाद फिर वीरभद्र सिंह सत्ता में आए 3 दिसंबर 1993 को, और जो लोन ऑन अराइवल था वो 3500 करोड़ था, और इसमें जब उन्होंने सत्ता छोड़ी तो 9000 करोड़ पहुंच चुका था, यानी एक बार फिर 157.1% की जो वृद्धि थी वो दर्ज हो चुकी थी। इसके बाद प्रेम कुमार धूमल ने 24 मार्च 1998 को सत्ता संभाली, तो उनके पास जो लोन विरासत में मिला वो 9000 करोड़ का था, और ये सीधा डबल बढ़ा 18000 करोड़ पहुंचा, और 100% की जो वृद्धि थी वो हो चुकी थी। इसके बाद एक बार फिर वीरभद्र सिंह आए, तो उस दौर में 18000 करोड़ रुपया था जो लोन विरासत में मिला था, और ये उनके कार्यकाल में बढ़कर 23000 करोड़ पहुंच गया, यानी 5000 करोड़ रुपए की जो वृद्धि थी वो हुई। और यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा शिकंजा कसा था, तो जो इंक्रीज थी वो 27.8% ही रही। वीरभद्र सिंह के बाद एक बार फिर प्रेम कुमार धूमल सत्ता में सत्तारूढ़ हुए, तो जो वृद्धि थी, जो इन्हें विरासत में लोन मिला था वो 23000 करोड़ का था, और इसमें वृद्धि हो गई 5 सालों में 7000 करोड़ की, यानी 30.4% की जो बढ़ोतरी थी वो हो गई। उसके बाद एक बार फिर वीरभद्र सिंह सत्ता में आए 2012 में, तो लोन जो था वो 23000 करोड़ रुपया विरासत में मिला था, जब छोड़ी तो 46000 करोड़ था, यानी 16000 करोड़ रुपए की वृद्धि 53.3% की दर से यहाँ पर भी दर्ज हो गई। उसके बाद आए जयराम ठाकुर, और उन्हें विरासत में मिला था 46000 करोड़ रुपए का लोन, और जब सत्ता छोड़ी तो 30680 करोड़, यानी 66.7% की जो वृद्धि थी वो हो चुकी। अब बारी आती है मौजूदा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की। इन्होंने दिसंबर 2022 में 76,680 करोड़ रुपए का जो लोन था वो विरासत में संभाला, और अभी तक 1,03,563 करोड़ रुपए का जो लोन है वो हिमाचल के सिर पर खड़ा हो चुका है, यानी 26,883 करोड़, यानी 35.1% की बढ़ोतरी जो है वो इनके कार्यकाल में हुई। अब आप खुद देखिए, कहाँ 157%, कहाँ 100%, कहाँ 150% की बढ़ोतरी हुई, और 3.5 साल का जो वक्त है अभी तक इस सरकार को हो चुका है, और जो बढ़ोतरी है वो 3.5 साल में सिर्फ 35% के करीब आई है। अब सवाल उठता है कि सबसे ज्यादा, जिस तरह से मैंने पहले जिक्र किया कि कर्जदार और कर्जदारों की जो ये फहरिस्त है, इसमें सरदार कौन रहे हैं। अब ये जो आंकड़े हैं ये तमाम तथ्यपरक आंकड़े हैं, और ये तमाम उन किताबों से लिए गए हैं, उन फाइनेंशियल डाटा से लिए गए हैं जो सरकारी तौर पर सामने हैं। अब बहुत से लोग, जाहिर सी बात है कि सवाल उठाएंगे, सवाल उठाना जायज़ भी है और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि सवाल नहीं उठाएंगे तो फिर जवाब कहाँ से आएंगे। फिर तो वही जो एक पहाड़ा होता है ना, वो हमारे सियासत से जुड़े हुए लोग हमें पढ़ाएंगे और हम उसी पहाड़े को रटेंगे कि हकीकत क्या थी। यही वजह रही कि हमने 2012 से लेकर अब तक 2026 तक का जो आंकड़ा है उसको सामने रखा है, क्योंकि 2014 में बीजेपी की जो सरकार थी वो केंद्र में आ गई थी, और उसके बाद से हिमाचल का अगर मैं ये कहूँ कि डाउनफॉल फाइनेंशियली तौर पर शुरू हो गया तो कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि उसके बाद केंद्र में जो भी सरकारें रहीं या जो कुछ भी हिमाचल में सरकारें रहीं, वहां पर बहुत सारे आंकड़े ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि भेदभाव तो हिमाचल के साथ हुआ है। अब ताजा बवाल जो है वो आरडीजी पर उठा हुआ है। अब ये कहें कि ये बवाल भी ठंडा हो गया है कि नक्कार खाने की तूती की आवाज कोई कितना सा सुनेगा, क्योंकि सियासत हो रही है लगातार। बीजेपी को एक अपना मौका मिल रहा है, कांग्रेस को अपना मौका मिल रहा है, लेकिन आम आदमी को हिमाचल में मौका मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो रोजगार पर भी ब्रेक लग गई। बट्टा तो रोजगार का जो है वो बेरोजगारों की छाती पर भी रख दिया गया है। अब देखिए, आरडीजी का जो स्टेट का रेवेन्यू होता है उसके हिसाब से, आरडीजी के हिसाब से वीरभद्र सिंह जी को 29,425 करोड़ रुपए की आरडीजी हासिल हुई थी, और जयराम ठाकुर के वक्त में 23,606 करोड़ रुपए की जो आरडीजी थी वो मिली थी। लेकिन मौजूदा सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार के हिस्से में जो आरडीजी आई है उसका आंकड़ा भी आप सुन लीजिए। ये आंकड़ा बताता है कि अभी तक 18,913 करोड़ रुपए हिमाचल को मिल चुके हैं। अब
बात फिर वही आ गई कि आरडीजी पर तो ब्रेक लग गई। इस आरडीजी पर ब्रेक की वजह से हिमाचल के किन किन कोनों में किन किन वजहों से ब्रेक लग गई वो किसी ने देखा, या फिर कितने लोगों के सपने जो थे आम आदमी के वो ब्रेक फेल होने की वजह से खत्म हो गई। यानी जो एक फाइनेंशियल दुर्घटना हुई, मिसहैपनिंग हुई, उसकी वजह से क्या हुआ। जब आंकड़ों का खेल चलता है तो उसमें ऐसा साफ नजर आता है कि खेल की बजाय जो खेला है वो हिमाचल के साथ हो चुका है। इसके भी कुछ चीजें गवाह हैं। आप याद कीजिएगा पुराना दौर, उसमें आपको जो पुरानी खबरें हैं या जो पुरानी फ्री बीज का बंटवारा हुआ था वो भी आपके ध्यान में आ जाएगा। पुरानी सरकारों की बात करें तो वीरभद्र सिंह के वक्त में जो सेंट्रल की जो मदद थी और स्टेट जो रेवेन्यू था वो 90,000 करोड़ था, लेकिन जयराम के वक्त में ये जो आंकड़ा था वो 1,30,816 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। और मौजूदा सरकार के वक्त में, यानी जिस सरकार को सुखविंदर सिंह सुक्खू चला रहे हैं, उसमें ये आंकड़ा 67,841 करोड़ रुपए जो है वो रह गया है। अब ये आरडीजी का फंडा नहीं है तो क्या, आरडीजी के खेल से कितना बड़ा खेला हिमाचल में हो गया। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये कहा था कि आरडीजी की बहाली के लिए आप हमारे साथ केंद्र में चलिए, एक भी नेता नहीं गया था। अब ये कमल के फूल के लिए सियासत है या हाथ के लिए सियासत है, ये आप लोग तय कीजिएगा, क्योंकि इन दोनों चक्कियों में पिस्से हैं तो हम लोग। अब जिस तरह से आत्मनिर्भर हिमाचल की बात हो रही है और जिस तरह से सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह कहा था कि आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है, तो उसके पीछे की वजह भी सुन लीजिए। जो प्रदेश में राजस्व की प्राप्ति होती है यानी स्टेट रेवेन्यू, उसमें भी एक बहुत बड़ा जो फर्क है वो नजर आ रहा है। जयराम ठाकुर के वक्त में जो स्टेट रेवेन्यू था वो 29,425 करोड़ रुपए से घटकर 23,606 करोड़ रह गया था। यानी जिन फ्री बीज की मैंने पहले बात करी, जैसे मुफ्त बिजली, एचआरटीसी में मुफ्त सेवाएं, ये तमाम ऐसी चीजें थीं जब केंद्र से भी पैसा खुलकर आ रहा था, चाहे वो वीरभद्र सिंह की सरकार थी, चाहे जयराम ठाकुर की सरकार थी, उस दौर में इसके ऊपर फोकस नहीं किया गया और जो फ्री बीज थी जो इनके नाम पर बढ़नी थी वो बढ़ती रही। अब एक आंकड़ा और देखिए, जब आपदा कोविड की आई थी उस दौर में क्या हुआ था, और उस दौर में जयराम ठाकुर यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, यानी भाजपा की सरकार थी। व्यक्ति विशेष को कटघरे में खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के जो रिवाज हैं वो आप लोगों के ही डाले हुए हैं। और इस तरह से अगर मैं ये कहूँ कि जो अर्थव्यवस्था का मरा हुआ सांप है वो साझे तौर पर हर पार्टी के हिस्से में आ रहा है और किस्से जो है वो हम लोगों के खत्म हो रहे हैं। जब कोविड आया था तो उसके साथ आरडीजी भी चल रही थी और उस दौर में 80,198 करोड़ रुपए जो थे वो केंद्र से हिमाचल को मिले थे। और तब ये मौका था कि जब इतना अकूत धन, अगर मैं कहूं कि हिमाचल के हिसाब से आया था, तो नए रोजगार के अवसर दिए जा सकते थे, नई योजनाओं को खाका पहनाया जा सकता था, नए रेवेन्यू पैदा करने के तरीके ढूंढे जा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फ्री बीज में सारे का सारा पैसा जो था वो बहता चला गया ना। सरकार ने उस पैसे से जो देनदारियां थी, जो केंद्र से लोन थे या बकाया एजेंसी से लोन थे, उनकी भरपाई की। यानी जो पैसा आता था वो आता चला गया और बहता चला गया। उस पैसे का जो यूटिलाइजेशन जिस तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट के तहत होना था वो नहीं हुआ। तब रेगुलर नौकरियां जो थी वो नहीं दी गई, यानी आउटसोर्स का एक जो पौधा था वो लगा दिया गया। यानी कटौती नेताओं ने कभी भी अपने हिस्से में आने वाली जो सुविधाएं उनमें नहीं की। हाँ, आम आदमी का पेट, आम आदमी के सपनों की काट छांट कर दी गई, और इससे बुरा हिमाचल के लिए क्या हो सकता है ये भी आप तय कीजिएगा। आज आउटसोर्स, कांग्रेस ने ये वादा किया था कि हम आउटसोर्स की प्रथा को बंद कर देंगे। आज वही जो आउटसोर्स का पौधा था ना, वो बरगद का पेड़ हिमाचल में बनता जा रहा है, ये भी हकीकत है। क्या आउटसोर्स पर कोई एमएलए नजर आया, कोई मंत्री नजर आया, क्या कोई ऐसी व्यवस्था आप लोगों को नजर आई जिसमें यह कहा जा सके कि इसी तरह से जिस तरह से हम आम आदमियों को सरकारें आउटसोर्स कर रही हैं, हमारी जिंदगी को आउटसोर्स कर रही हैं, इन्होंने अपनी सियासत की लाइफ को, अपने जो पॉलिटिकल लाइफ स्पैन होता है उसको कहीं आउटसोर्स पर ले जाने की कोशिश की। जब पैसा थोक में आ रहा था तो थोक में उसे बहाया जा रहा था, हुआ कुछ नहीं। उस पैसे का अगर कहें ना कि एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन वो नहीं हो पाई। लोन की जो रीपेमेंट है वो अब ज्यादा हो चुकी है, और जब पैसा मिलना भी कम है, ऐसे में प्रबंधन भी कैसे होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर सारे डाटा का आप बारीकी से आकलन करेंगे तो एक बात तो मोटे तौर पर निकल कर सामने आ जाती है, जिसे बारीकी के तौर पर समझने की सियासतदान कोशिश नहीं करते। जब आपके पास पैसा आ रहा था तब आपने उस पैसे का यूटिलाइजेशन नहीं किया और आपने
जो खुद के लिए बेनिफिशियरी था, जो खुद को वोट बटोरने के लिए बेनिफिशियरी था, वो हरकतें आपने कर दी। हिमाचल के लिए क्या बेनिफिशियरी था, ये आप लोगों ने उस दौर में नहीं किया, जितने भी तमाम मुख्यमंत्रियों की हमने बात की है। जो मुख्यमंत्री सुविधा के समय इस समस्या का समाधान नहीं निकाल सके, अब उसमें क्या उम्मीद करें कि जब इतनी असुविधाएं, इतनी मुश्किलें पैदा हो चुकी हैं, तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू किस तरह से इन चीज़ों को मैनेज करेंगे। क्योंकि जब कुछ भी पक्ष में ना हो, जब आपका फाइनेंस पक्ष में ना हो, जब आपके लिए जो जरूरी चीज़ें हैं वो पक्ष में ना हो, तो हर व्यवस्था जो है, हर आरोप जो है वो विपक्ष की तरफ से लगने शुरू हो जाता है। और इसमें विपक्ष तो अभी हाल फिलहाल तो हालात ऐसे हैं कि विपक्ष की भूमिका में हर किसी को सियासत के लिहाज से खड़ा कर दिया गया है। हिमाचलियत के लिहाज से कहीं कोई विपक्ष होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब हिमाचल का इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो कि जब सुविधाएं मिल रही थी तब भी हिमाचल का कर्जा बढ़ रहा था। लेकिन एक सुखद एहसास जरूर है कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में जब कुछ भी नहीं मिल रहा है, उसके बावजूद जो एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, सबकी तनख्वाहें निकालनी है, विकास के काम करने, चाहे कुछ भी करना है, उसमें एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो सुखविंदर सिंह सुक्खू की नजर आ रही है कि वो कुछ भी ना होने के बावजूद हिमाचल का वजूद बचाने में लगे हुए हैं। लेकिन बचता क्या है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये बात तो तय है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सियासत के लिहाज से हो रहा है, हिमाचल के लिहाज से नहीं हो रहा है। जब मुख्यमंत्रियों को खुला पैसा केंद्र से आता था, तब हम आप लोगों के पास क्या आता था। आज सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास पैसा नहीं आ रहा, उसके बावजूद हमारा वजूद कहाँ तक है ये भी आप तय कीजिएगा। लेकिन हकीकत बता रही है कि जो बड़े नेता थे, जिनके बड़े नाम रहे हैं, उनके काम कितने बड़े थे। एक हिमाचली होकर सोचिएगा, बीजेपी कांग्रेस के खाते में ना जाइएगा, क्योंकि इनके खाते खुद अगर मैं कहूं कि पॉलिटिकली करप्ट हो चुके हैं, जिस तरह से बैंकक्रप्ट होने की बात आती है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें हम लोगों के जो सपने हैं वो भी खत्म होने के कगार पे हैं। अपनी राय जरूर दीजिएगा और अपना पक्ष भी रखिएगा, लेकिन जानदार शब्दों में। धन्यवाद। हर दुल्हन पाती है अपना परफेक्ट पीस यहाँ। From Malhar bridal sets to timeless gold designs, हम हर ब्राइड को देते हैं ट्रस्ट, वैल्यू और स्टनिंग क्राफ्ट्समैनशिप। Visit us for a personalized jewelry experience. हिमाचल में पहली बार भूषण ज्वेलर्स ला रहा है अक्षय तृतीया स्पेशल ऑफर, जिसमें गोल्ड प्राइस कम दिया जा रहा है, वो भी 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक पूरा हफ्ता। हिमाचल में ऐसा ऑफर आपको कहीं नहीं मिलेगा, चाहे शादियों की शॉपिंग करनी हो, नॉर्मल ज्वेलरी परचेज या इन्वेस्टमेंट के लिए। ये परफेक्ट टाइमिंग है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और आप भी आइए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।